हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आयुर्विद्या क्लासरूम। लास्ट क्लास के एंड में हमने देखा था कि विश्व की चिकित्सा के 24 उपक्रम होते हैं, 24 प्रिंसिपल्स होती है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, जिसमें उन्होंने अलग अलग 24 प्रिंसिपल्स बताए हैं जिसके थ्रू हम विश्व की चिकित्सा कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम उनको डिटेल में देखेंगे। आज के लेक्चर में हम 12 प्रिंसिपल्स 12 उपक्रम को कवर करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के 12 को कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आता है मंत्र। तो मंत्र जो चिकित्सा होती है, इसमें हम तो नहीं, जो प्रॉपर लोग होते हैं वो मंत्र का उच्चारण करते हैं। और पहले के टाइम में माना जाता था कि सबसे श्रेष्ठ चिकित्सा होती है और ये हर विश्व में एप्लीकेबल होती है। और विशेषकर स्पेसिफिकली हमारा जो सर्प विष वाला केस होता है, जब हमारा सांप काट जाता है तो ये चिकित्सा बेनिफिशियल होती है। और नॉर्मली भी अगर हमें मंत्र का उच्चारण करना है, जैसे कि हम घर में भी हवन वगैरह करते हैं, तो हम रैंडमली तो किसी को नहीं बोलते कि मंत्र उच्चारण कर दें, हम प्रॉपर पंडित जी को बुलाते हैं। तो ऐसे ही पहले के टाइम में भी जब चिकित्सा करनी थी विश्व की, तो जो सत्यवादी लोग होते हैं, जो सच बोलते हैं, जो तपस्वी लोग होते हैं, जिन्होंने तप किया है, जो ज्ञानी लोग हैं और जो ब्रह्म ऋषि होते हैं, उनको बुलाया जाता था और वो मंत्र का उच्चारण करते थे। उसके बाद सेकेंड आता है अरिष्ट। अरिष्ट मतलब बांधना। मतलब कि अगर हमें फॉर एग्जांपल किसी पॉइजनस स्नेक ने या पॉइजनस एनिमल ने बाइट कर दिया, तो हम क्या करेंगे, उससे 4 अंगुली ऊपर एक कपड़ा या कोई त्वचा या फिर चमड़ी किसी की वो बांध देते थे। और ये ना तो लूज होनी चाहिए ना ही टाइट होनी चाहिए। अब आप ये सोच रहे होगे कि त्वचा, चमड़ी, ये सब मैं क्या बोल रही हूँ, मैं पागल तो नहीं होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। पहले के टाइम में आसपास जो भी चीज़ अवेलेबल थी वो वही यूज़ करते थे। तो वो चमड़ी, त्वचा या किसी एनिमल का फैट वगैरह ये सब भी यूज़ करके उसको 4 अंगुली ऊपर बांध देते थे। अब इसका क्या लॉजिक है, वो उसको बांध देंगे तो फिर ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा, थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा, जिससे कि हमारा जो विष है वो पूरी बॉडी में नहीं फैलेगा। तो अरिष्ट में क्या कर रहे हैं हम, जब विष रक्त के साथ संयुक्त हो जाता है और पूरे शरीर में फैल जाता है, अंगों पर विष फैलाव रोकने के लिए 10 स्थान से 4 अंगुल ऊपर अरिष्ट बंधन करना चाहिए। कपड़े, त्वचा, मुलायम चम्रपट या नरम सामग्री का उपयोग करना चाहिए और ना ही ज़्यादा टाइट बांधना चाहिए, ना ही ज़्यादा लूज बांधना चाहिए। फिर आता है उत्कर्तन। उत्कर्तन मतलब होता है इंसिजन, दैट इज़ चीरा लगाना। तो अगर हमें फॉर एग्जांपल ये हमारी साइड है जहाँ पे हमारा 10 स्थान है, मतलब जहाँ पे बाइट लगी है, तो यहाँ पे हम चीरा लगाते हैं। तो वो जो इंसिजन का साइज़ होता है वो कितना होता है, 1 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 3 मिलीमीटर डीप होता है और पैरेलल होना चाहिए टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ लिम्स, की मतलब जैसे लिम्स के पैरेलल होना चाहिए वो। तो ये होता है हमारा उत्कर्तन। और ये मर्म स्थान और संधि पर छोड़ के, ये नहीं कि अगर बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट कहीं भी, जैसे हार्ट वगैरह हो गया, हमारे जितने मर्म स्थान हमने लास्ट ईयर पढ़े हैं, अगर वहाँ इंसिजन लगा दिया तो वो बहुत विष से तो वो उसकी डेथ हुए वो नहीं पता, लेकिन चीरे से ज़रूर हो जाएगी। तो हम मर्म स्थान पे या जॉइंट्स हमारे जितने भी है, संधियाँ जितनी होती है हमारी, उन पे चीरा नहीं लगाएंगे। एंड ये तो कॉमन सेंस है। उसके बाद आता है निष्पीड़न, दैट इज कंप्रेशन। दबाव करके, मतलब उसको प्रेस करके विष बाहर निकालना। मर्म एवं संधि स्थान को छोड़कर अन्य स्थानों पर दबाकर विष को बाहर निकाल देना चाहिए। तो फर्स्ट 4 हमने क्या क्या पढ़े। सबसे पहले हमने देखा मंत्र, कि हम किसी जो भी हमारा सत्यवादी है, तपस्वी है, ब्रह्म ऋषि है, उनके द्वारा मंत्र का उच्चारण कराते हैं। उसके बाद हमने देखा अरिष्ट, की हमारी जो साइट है जहाँ पे विष इंजेक्ट किया है, उससे 4 अंगुल ऊपर हम अरिष्ट बांध देते हैं। फिर थर्ड हमने क्या देखा, उत्कर्तन, दैट इज इंसिजन, चीरा लगाना, 1 सेंटीमीटर लॉन्ग, 3 मिलीमीटर डीप और पैरेलल होना चाहिए ये, और मर्म स्थान और संधि पे नहीं होना चाहिए। फिर हमने देखा निष्पीड़न, दैट इज कंप्रेशन, दबाव से प्रेस करके विष को बाहर निकालना। उसके बाद आता है 5th चूषण, विष को मुख से चूस कर बाहर निकालना। मुख में कपड़ा, सूखी रेत, राख, गाय के गोबर या अगत के सूखे पाउडर को भरकर। तो इसमें क्या करते हैं कि हम विष को सक करते हैं बाय आवर माउथ और फिर उसको बाहर निकालते हैं। और इसमें ताकि जो इंसान सक कर रहा है विष को, उसको हार्म ना हो, इसलिए बोला जाता था कि मुंह में कपड़ा रख के या फिर गाय का गोबर है, इन सब का चूरा बना के
या फिर कोई भी दवा, अगर मतलब कोई भी दवाई मुख में रख के फिर हम उसको मतलब उसको सक कराते थे जिसको विष कंज्यूम किया है। फिर होता है अग्निकर्म। अग्निकर्म में हम क्या करते हैं, लोहे या फिर सोने के रॉड को गर्म करके फिर उसको जो हमारी साइट है जहाँ पे विष है हमारा, जहाँ पे विष इंजेक्ट हुआ है वहाँ पे लगाते थे और एकदम गरम गरम रॉड लगाते थे। और इसके एक्सेप्शन है मंडली सर्प। ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि विष चिकित्सा में अग्निकर्म में हमारे क्या एक्सेप्शन है, तो वो है मंडली सर्प। क्यों? क्योंकि वो पित्त प्रधान होता है, तो वो ऑलरेडी पित्त प्रधान है। अगर तुम उस पर वापस अग्निकर्म दे रहे हो, मतलब उसको और आग्नेय उसको प्रोवाइड करा रहे हो, आग्नेय इन्वायरमेंट, तो वो और हार्मफुल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है हमारा 7th परिषेक। परिषेक मतलब छिड़काव करना। या तो जैसे अगर कोई बेहोश हो गया है ना, मूर्छित हो गया कोई, तो उस पर हम जल का छिड़काव कर रहे हैं। अगर कोई बेहोश हो जाता है तो हम उस पर पानी छिड़कते हैं ना, तो या तो वो, या फिर हमारा जो साइट है जहाँ पे विष है वहाँ पे हम औषधीय जल या फिर हमारा चंदन और उशीर, जो ठंडे पदार्थ होते हैं उनका हम छिड़काव करते हैं। ठंडे पदार्थ है तो वो क्या करेंगे, विष की उग्रता, तीव्रता, इन सबको कम करेंगे। उग्रता, तीव्रता मतलब जो उसका उष्ण गुण है वो। तो ऐसे डिफ़िकल्ट टर्म्स में ये मत सोचना कि कहाँ आ गए हम। उष्णता जो है उसकी, जो मतलब उष्ण गर्म जो उसका नेचर होता है ना विष का, उसको कम करने के लिए हम ठंडे पदार्थ, जैसे चंदन हो गया, हम चंदन लगाते हैं ना, चंदन का टीका तो ठंडा ठंडा लगता है, तो चंदन है, वैसे ही उशीर होता है, वो सारे ठंडे पदार्थ का हम छिड़काव करते हैं। फिर आता है अवगाहन। अवगाहन में हम क्या कर रहे हैं, अवगाहन मतलब या तो मतलब पूरा बॉडी बात या फिर किसी पर्टिकुलर हम एरिया को, पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को हम इमर्स करके रख रहे हैं, तो ये होता है अवगाहन। तो किसी औषधीय क्वाथ या तेल में प्रभावित हिस्से या पूरे शरीर का निमज्जन, इमर्जन, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अवगाहन। मूत्र कृच्छ्री, जब किसी को पेनफुल यूरिनेशन हो रहा है उसकी स्थिति में इसका प्रयोग करते हैं। तो हमने नेक्स्ट 4 क्या क्या देखे, चूषण देखा, जिसमें हमने बोला कि कोई भी इंसान मुख में गोबर या फिर अगद या फिर कपड़ा, ये सब मुख में भर के फिर विष को सक करता है। उसके बाद हमने देखा अग्निकर्म, कि हमारी जो सोने और लोहे की, स्वर्ण और लोह आदि की जो हमारी होती है, शलाकाएँ होती है, जो हमारी रॉड्स होती है, उसके थ्रू हम अग्निकर्म करते हैं। इससे क्या होएगा कि विष जो है उसका नाश हो जाएगा। और इसके एक्सेप्शन है मंडली सर्प। क्यों? क्योंकि वो पित्त प्रधान होता है। फिर हमने देखा परिषेक, कि हम अगर कोई मूर्छित हो जाता है तो उस पर जल का छिड़काव करते हैं, या फिर जो हमारी साइड है, बाइट साइड है, उस पर हम उशीर या चंदन जैसे ठंडे पदार्थों का छिड़काव करते हैं। फिर हमने देखा 8th अवगाहन। अवगाहन मतलब इमर्जन, तो इसमें कोई भी हम क्वाथ ले लेते हैं या तेल वगैरह ले लेते हैं, उसमें हम करते हैं। और इसमें मेन जैसे मूत्र कृच्छ्री है, पेनफुल यूरिनेशन हो रही है किसी को विष कंजम्पशन के बाद, तो हम यूज़ करते हैं। फिर आता है हमारा नेक्स्ट रक्त मोक्षण, मतलब ब्लड लेटिंग। तो इसमें हम क्या करते हैं, ब्लड को थोड़ा बॉडी से बाहर निकलवाते हैं ताकि विष हमारी बॉडी से बाहर निकल पाए। विष की तीव्रता नियंत्रित करने के लिए, विष की तीव्रता को रोकने के लिए, मतलब विष का जो ये हो रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है हमारी बॉडी में, उसको रोकने के लिए हम करते हैं। रक्त विष के प्रसार का प्रमुख माध्यम है। ऑब्वियसली हमारी बॉडी में जितना भी सर्कुलेशन होता है वो ब्लड के थ्रू होता है मेनली, तो अगर ब्लड में विष है तो वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ब्लड उसकी सर्कुलेशन में, जो विष को जल्दी ही समस्त शरीर में फैला देगा। रक्त मोक्षण रक्त से विष को समाप्त करता है और विष के प्रसर, दैट इज सर्कुलेशन, को कम करता है। निविद, इसमें कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है, शिशु जो न्यू बॉर्न होते हैं, गर्भ अवस्था, प्रेगनेंसी में नहीं करना, और वृद्ध जो ओल्ड एज होते हैं, उनमें हम ब्लड लेटिंग, रक्त मोक्षण नहीं करते। फिर प्रच्छाद कैसे कैसे करते हैं, या तो उसको रफ सरफेस से स्क्रैप करते हैं हम, तो ब्लड निकलेगा तो विष निकलेगा उससे, ठीक है। हॉर्न मतलब कांटे वगैरह ऐसे लगाएंगे, ठीक है। लीचेस हैं, ये आप सभी को पता है, हम यूज़ करते हैं जलों का। लीच थेरेपी आपने हमेशा सुनी होगी, आयुर्वेद की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर है वो। फिर कपिंग, जो कपिंग थेरेपी भी आपने देखी होगी, उसमें भी ब्लड लेटिंग होती है।
तो ये हो गया हमारा ब्लड लेटिंग। और उसके इंडिकेशंस क्या क्या है? विवर्ड, अगर कलर कॉम्प्लेक्शन जो है स्किन का वो चेंज हो रहा है, या फिर रूजा, पेन हो रहा है, शूल, स्वेलिंग आ गई है, उन केसेस में हम रक्त मोक्षण करते हैं। कैसे कैसे करते हैं? या तो रफ सरफेस को स्क्रैप करते हैं बॉडी पे, या फिर हम कपिंग करते हैं, या फिर हम लीचेस का यूज़ करते हैं, और या फिर हम थॉर्न्स वगैरह यूज़ करते हैं। इनके टर्म्स क्या है? प्रछान, श्रिंग, जलोका या अलापू। उसके बाद 10th आता है हमारा वमन। वमन वी ऑल नो, वॉमिटिंग इंड्यूस कराना इन लेमैन लैंग्वेज। तो जब वेग हमारा विष का प्रथम वेग होता है, तब उस केस में हम वमन कराते हैं। लाइक हमें फटाफट पता चल गया कि विष का कंजम्पशन हुआ है और हमारा जो विष है वो आमाशय में है, तो हम फटाफट वमन कराएंगे, वॉमिटिंग कराएंगे, ताकि वो आमाशय से बाहर आ जाए। वेग मैंने आपको पहले पढ़ा दिए हैं कि विष के वेग कितने होते हैं, 7 होते हैं सुश्रुत के अकॉर्डिंग। आई होप आपको याद है। नहीं याद है तो गो बैक टू दैट वीडियो, रिवाइज एंड देन कंटिन्यू। उसके बाद आता है व्यक्ति ने यदि स्थावर विष का पान किया हो और मुख में श्लेष्मा की वृद्धि हो। अब वमन वी ऑल नो, वमन होता है कफ दोष को, जब कफ हमारा प्रकोपित हो जाता है उसकी चिकित्सा में हम वमन कराते हैं। तो वमन में अगर हमें वो सिम्टम्स आ रहे हैं पेशेंट में कि उसके कफ की वृद्धि हो गई, मतलब मुंह में बहुत ज़्यादा स्त्राव आ रहा है, प्रसेक हो रहा है बहुत ज़्यादा, है ना, तो उन केसेस में हम वमन कराते हैं। और वमन कब होता है? जब हमारा विष का पहला वेग उठता है। और वो सारे लक्षण आपको मैंने पहले ही पढ़ाए हैं, तो टेल मी इन द कमेंट्स फास्ट कि जो वेग होता है उसका पहला वेग का क्या लक्षण होता है। फिर आता है मूर्छा हो, तो इन सब में हम पहले और द्वितीय वेग में हम तीक्ष्ण वमन देते हैं। उसके बाद आता है विरेचन। विरेचन में क्या होता है? विषाक्तता के दूसरे वेग में। वमन हम पहले या दूसरे में देते हैं, विरेचन हम दूसरे वेग में देते हैं। उसमें यदि विष पक्वाश्य में हो, रोगी के कोष्ठ में पीड़ा हो, दाह, बर्निंग सेंसेशन होती है, क्योंकि विरेचन हम कब देते हैं? जब हमारा पित्त प्रकोपित होता है, आदमान हो, पेट फूल रहा हो, उसका मल और मूत्र उसके अवरोध हो गए, मतलब कॉन्स्टिपेशन है, मूत्र भी नहीं आ रहा तो। और वाग्भट अनुसार पित्त प्रधान विष में, क्योंकि पित्त की जो बेस्ट चिकित्सा होती है वो विरेचन होती है। तो विरेचन में हमने क्या देखा कि जो हमारा विषाक्तता है, मतलब विष के दूसरे वेग में हम ये देते हैं। उसके बाद हमने देखा कि जब जो हमारा पेशेंट है उसको कोष्ठ में पेन हो रहा हो, आदमान उसका पेट फूल गया हो, है ना, मल मूत्र उसके अवरोध हो गए हो, या दाब उसको बर्निंग सेंसेशन हो रही है, या कोई पित्त प्रधान उसने विष कंज्यूम किया है, तो फिर आता है आज की लेक्चर का लास्ट चिकित्सा, दैट इज उपधान। उपधान में क्या होता है? जब हमारा मतलब बॉडी में विष की वजह से कफ बढ़ जाता है ना, कफ बढ़ गया, हमारे चैनल्स को वो ब्लॉक करता है, चैनल्स को ब्लॉक कर रहा है तो हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, और हमें ऐसा लग रहा है कि मतलब हमें नहीं, जो पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, और हमें ऐसा लगेगा कि वो बिल्कुल एकदम मरने की हालत में है, वैसे वो सांस ले रहे हैं, तो उस केस में हम उपधान कराते हैं। उपधान में क्या कराते हैं? हम ना सर पे, ये अब आपको सुन के ना बहुत ऐसा शॉकिंग सी लगेगा कि क्या है, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। तो सिर पे हम एक वो लगाते हैं, इंसिजन देते हैं, और वो होता है जो हमारे पंजे होते हैं उसके काख के जो पंजे होते हैं उसके शेप का होता है, ठीक है, पंजे के शेप के इक्वल, पंजे के शेप जैसे हम इंसिजन देते हैं सर पे। उसके बाद उसके ऊपर हम चमड़ी वगैरह या फिर चर्मक्ष हो गया, है ना, चर्मक्ष एक्सप्लांट होता है, अजा, महेश, गो, इन सब का उसको हम इन सब का फैट लेते हैं और उसको रक्त के, ब्लड के साथ उस पर रख देते हैं, तो वो क्या करेगा? उसको जो हमारा विष है उसको अब्जॉर्ब करता है। तो हमने क्या किया इसमें? हमने एक पंजे के शेप के जैसा हमने इंसिजन दिया सर पे। उसके बाद हमने उस पर चर्मक्ष हो गया हमारा, या फिर हमारा कोई भी चमड़ी हो गई, अजा, महेश या फिर गौ की, और उसको हमने ब्लड के साथ, उनके ब्लड के साथ हमने सर पे रख दिया जहाँ पे हमने इंसिजन दिया। तो वो क्या करेगा? हमारे विष को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो लेट्स रीड। जब कफ का मार्ग विष के कारण दूषित हो जाता है तो स्त्रोतस अवरोध, स्त्रोतस में ऑब्स्ट्रक्शंस आती है, वात संचरण रुक जाता है और रोगी का श्वास इस तरह हो जाए कि वो मरने जा रहे हैं। सिर पर काकपद, पंजे के जैसा आकार का चीरा लगाया जाता है, चीरे पर चर्मक्ष, अजा, महेश, गौ आदि का रक्त युक्त कल्क रख दिया जाता है। इससे शरीर से विष का अवशोषण, दैट इज एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो हमने लास्ट 4 क्या क्या देखे? रक्त मोक्षण देखा, ब्लड लेटिंग, ये हम तब करते हैं, ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि ब्लड जो है वो एक बहुत
मतलब इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है विष के सर्कुलेशन में, तो उसको रोकने के लिए हम करते हैं। कैसे कैसे करते हैं? रफ चीज़ों को स्क्रैप करते हैं स्किन पे, ठीक है, लीचेस यूज़ करते हैं, कपिंग यूज़ करते हैं, या फिर थॉर्न्स वगैरह यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने देखा वमन। वमन होता है प्रथम या द्वितीय वेग में, और ये हम तीक्ष्ण वमन कराते हैं जब हमें रोगी में कफ का प्रकोप दिखता है। फिर विरेचन हम कराते हैं द्वितीय वेग में, जब हमारा विष जो है वो पक्वाशय में चला जाता है और पेशेंट में हमें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, दाह हो रही है, आदमान हो रहा है, उसका पेट फूल रहा है, और उसके मल और मूत्र अवरोध हो गए, ये सारे सिम्टम्स। फिर हमने देखा उपधान। उपधान में हमने क्या देखा कि हम काक पर मतलब कि पंजे जैसा एक चीरा लगाते हैं, इंसिजन लगाते हैं, उस पर हम क्या क्या रखते हैं, चर्मक्ष रखते हैं, या फिर हमारे एनिमल्स जैसे अजा हो गया और हमारा गाय हो गई, महिष हो गई, इन सब के चर्म को हम रखते हैं रक्त के साथ, ताकि वो हमारे विष को अवशोषण कर सके, उसका एब्जॉर्प्शन कर सके। तो आज हमने फटाफट हम एक बार नेम्स रिवाइज करते हैं क्या क्या हमने उपक्रम्स पढ़े हैं आज। सबसे पहले मंत्र वी ऑल नो। फिर अरिष्ट हमने देखा जिसमें हम बांधते हैं कुछ भी चीज़, फिर 4 अंगुल ऊपर बांधते हैं। फिर हमने उत्कर्तन देखा, इंसिजन 1 सेंटीमीटर लॉन्ग 3 मिलीमीटर डीप, और हम पैरेलली इसको इंसाइज करते हैं। फिर निष्पीड़न दैट इज़ कंप्रेशन, कि हम विष को कोई भी हमारी जो मतलब इन्फेक्टेड या मतलब जो हमारा विष वाली जो साइट है उसको हम प्रेस करके हमारे विष को निकाल रहे हैं बाहर। फिर चूषण जिसमें सकिंग होती है। अग्निकर्म जिसमें सोने और लोह की हम शलाकाएँ यूज़ करते हैं। फिर हमने परिषेक देखा, जल को या चंदन उशीर इन सब का छिड़काव करते हैं। अवगाहन जिसमें इमर्जन होता है, या तो पूरी बॉडी का हम टब बाथ में इमर्जन कराते हैं या पर्टिकुलर एरिया का, एंड इट इज़ बेस्ट यूज्ड इन मूत्र कृच्छ्री जब किसी को पेनफुल यूरिनेशन हो। फिर हमने रक्त मोक्षण देखा, ब्लड लेटिंग, जिसमें विष की तीव्रता को रोकने के लिए, विष के सर्कुलेशन को रोकने के लिए हम ब्लड लेटिंग कराते हैं। कैसे कैसे कराते हैं? प्रछान, श्रिंक, जलोका और अलाबू। और इसमें कॉन्ट्राइंडिकेशंस थी शिशु, न्यूबॉर्न्स जो है, गर्भ अवस्था और वृद्ध अवस्था। और इंडिकेशंस थी जब स्किन कम्प्लेक्शन हमारा ख़राब हो जाए, या फिर हमारा रूजा हो, पेन हो, या शूल स्वेलिंग आ जाए। फिर हमने वमन देखा, पहले या दूसरे वेग में हम वमन कराते हैं जब कफ हमारा भर जाता है रोगी के बॉडी में। उसके बाद हमने विरेचन देखा। विरेचन होता है हमारा द्वितीय वेग में, जब हमारा जो विष है वो पक्वाशय में होता है, और इसके हमने वो देखे थे कि सिम्टम्स जैसे आदमान है, दाह हो रही है, ये सारी चीज़ों में हम विरेचन कराते हैं, क्योंकि विरेचन इज़ बेस्ट फॉर पित्त प्रकोप। उसके बाद हमने लास्ट में उपधान देखी कि हम पंजे जैसा एक इंसिजन लगा रहे हैं, उस पर चर्मक्ष या फिर हमारे हम वो लगा रहे हैं, कल्क लगा रहे हैं, किस किस का, गाय, अजा, महिष या कक्कुट, इन सब का हम कल्क लगा रहे हैं। एंड उससे फिर क्या होएगा, विष का अवशोषण हो जाएगा, दैट इज़ विष का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के जो 12 हमारे चिकित्सा है, 12 उपक्रम जो रह गए हैं, वो फटाफट कवर करेंगे। सो टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग लेक्चर्स। ओके, थैंक यू।